हाय एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंसाइनमेंट चैप्टर अपना स्टार्ट किया था। आज हम कंसाइनमेंट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेंगे और कॉन्सेप्चुअली कंसाइनमेंट चैप्टर खत्म कर देंगे आज। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में जो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल के, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं। एग्जांपल, लेट सपोज मोहन है एक कंसाइनर जो दिल्ली में रहता है। मोहन एक कंसाइनर है जो दिल्ली में रहता है। और सोहन एक कंसाइनी है जो मुंबई में रहता है। ठीक है जी, ये कौन है? कंसाइनी। कंसाइनी है, ठीक है सर। तो दिल्ली में मोहन रहता है और सोहन मुंबई में रहता है। एक कंसाइनर है, कंसाइनी है। अब देखिए क्या होगा, यहां से गुड्स भेजे जाएंगे। अब गुड्स भेजने का प्रोसेस क्या है कि बेसिकली गुड्स ऐसे तो जाएंगे नहीं, उसके लिए आपको ट्रक बाय रोड भेजना होगा। दिल्ली टू मुंबई ज्यादातर बाय रोड ही जाते हैं गुड्स, मेजरली, ठीक है ना। तो बाय रोड हम बात कर लेते हैं। तो बाय रोड आप भेज रहे हो तो ये ट्रक है, इसमें डालकर आप ये गुड्स भेजते हैं। ठीक है जी। तो ट्रक के थ्रू इन्होंने भेजा। अब मैं एग्जांपल आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए आपको एग्जांपल बताने का पर्पज ये है कि आपको एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास पहुंच जाए, सही तरीके से पहुंचे। क्योंकि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या चीज ऐड करनी चाहिए, क्या चीज ऐड नहीं करनी चाहिए, समझ नहीं आता किस चीज को ऐड करना है, किस चीज को नहीं करना है। ठीक है, तो प्रोसेस समझ लो। तो अब देखिए गुड्स जो है वो भेजा जाएगा कहां पर? भेजा जाएगा कंसाइनर के पास। अच्छा, यहां पर एक डिपो होता है कि मतलब जहां पर ट्रक सारे रुकते हैं, और ट्रक रुकने के बाद यहां पर क्लियरिंग चार्जेस देने होते हैं। क्लियरिंग चार्जेस पे करने होते हैं यहाँ पर, जिससे ट्रक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और जहां पर गोडाउन है सोहन का, फैक्ट्री का, जो सोहन का जहां पर रहता है वहां पर जो गोडाउन है वहां तक वो पहुंच जाए। आगे का प्रोसेस देखिए। जब यहां से गुड्स ट्रक के ऊपर क्या करा जाएगा, लोड किया जाएगा। तो गुड्स को जब ट्रक के ऊपर लोड किया जाएगा तो यहाँ पर लोडिंग चार्जेस देना पड़ता है। अब लोडिंग चार्जेस क्या होते हैं भाई? हम लेबर बुलाएंगे, लेबर से कहेंगे कि लेबर भाई ये ट्रक जो है, ट्रक के अंदर ये सारे कट्टे रखे हुए हैं गुड्स के, इसको ट्रक के अंदर लोड कर दो। आपने कई बार देखा भी होगा। आप कहाँ देखेंगे? ज्यादातर जो ट्रांसपोर्ट नगर्स होती है ना, ट्रांसपोर्ट, जहां पर सारी ट्रांसपोर्ट्स होती है वहां पर आप देखना ये चीजें। कई बार मैं गया हूं तो मैंने देखा भी है। तो ट्रक के अंदर लोड कराने के लिए जिन लेबर को हायर किया जाता है उनको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में तो कहीं करेगा नहीं। तो लेबर को जो पैसे मैं दे रहा हूं लोड कराने के, उसको लोडिंग चार्जेस कहते हैं। इसके बाद होता है भाड़ा, किराया, रेट या कैरी, जो आपको सही लगे वो कह दो। अब ट्रक वाला भी तो कहेगा कि भैया मैं यहां से मुंबई ले जाऊंगा तो मेरा भी तो किराया दो, 1-2 लाख उसका भी किराया होगा, है ना। छोटा मोटा तो होता नहीं है भाई, बहुत चल रहे हैं। इसके बाद इंश्योरेंस। अब जब गाड़ी ट्रक लेकर गुड्स निकलेगी रोड पर, तो बिना इंश्योरेंस के गाड़ी नहीं निकलती, क्योंकि गुड्स का इंश्योरेंस कराना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रक गिर जाता है, सारा नुकसान आ जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल बी द वियर। तो रोड पे जब गाड़ी चलती है गुड्स लेकर, तो उन गुड्स का इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है। बात समझ में आ गई दोस्त? अब जब गाड़ी, ट्रक चलेगा मुंबई की तरफ पहुंचेगा, दिल्ली से निकल के मुंबई, तो काफी ज्यादा टोल्स टोल्स होता है ना, रोड का टैक्स जो होता है, टोल टैक्स, वो भी देखने को मिलते हैं जिनको ट्रक वालों को पे करने पड़ते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं कंसाइनर का ही खर्चा होता है, ट्रक वाला अपनी जेब से कभी नहीं देता। कंसाइनर जो ट्रक वाला होता है ना भैया, वो पहले ही जोड़कर चलता है उन टोल्स को भी। तो टोल टैक्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्ट्राई। ठीक है जी। टोल टैक्स को क्या कहते हो आप? ऑक्ट्राई कहते हैं। आपने सुना होगा ऑक्ट्राई नाम, वो टोल टैक्स ही होता है। तो ये सारे खर्चे कौन कर रहा है? ये सारे खर्चे बॉर्न कर रहा है, बॉर्न बाय कंसाइनर, एक्सपेंस बॉर्न बाय कंसाइनर।
तो ये सब खर्चे अलग अलग नेम से हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेट और कैरीज ना देते हुए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस दे दिया, है ना, ऐसे दे दिया। फ्रेट एंड इंश्योरेंस लिख दिया, तो लगभग लगभग वही है भाई। फ्रेट मतलब क्या होता है, किराया। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस में क्या होगा, किराया, है ना। तो अलग अलग नेम से हो सकते हैं पर मतलब तो वही होगा, राइट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐसे लिख देता हूं, अगर आना चाहे तो आ जाता है, जरूरी नहीं है कि हर बार फ्रेट ही आए, ठीक है जी। तो ये ट्रक लेके निकला और ट्रक कहाँ पहुंचा, डिपो पे पहुंचा, मुंबई डिपो पे। डिपो मतलब वो होते जगह जहां पर सारे ट्रक जाकर क्लियर करते हैं अपने आप को कि मैं यहाँ से आया हूँ, इस तरीके से ये गुड्स लेकर आया हूँ, तो वहां पर कुछ क्लियरिंग चार्जेस पे करना पड़ता है। जब यहाँ पर क्लियरिंग चार्जेस पे कर देता है तो ट्रक कहाँ पहुंच जाता है, ट्रक एक्चुअली में जहां पर पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाता है, मतलब गोडाउन ऑफ सोहन, कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच जाता है ट्रक एक्चुअली में। अब ट्रक के अंदर माल पड़ा हुआ है, तो ट्रक के अंदर जो माल को निकालेगा लेबर, फिर से लेबर बुलानी पड़ेगी, और उस लेबर को क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो यहां पर ट्रक से जब माल निकलेगा तो अनलोडिंग चार्जेस देना पड़ते हैं। पहला खर्चा तो ये होगा जो कंसाइनर अपनी जेब से करता है, पर कंसाइनी अपनी जेब से करता है, अनलोड कराता है माल को, अनलोडिंग चार्जेस पे करता है। तो कंसाइनी जो खर्चा अपनी जेब से कर रहा है, बेसिकली वो खर्चा कंसाइनी मांग लेगा कंसाइनर से, क्योंकि ये खर्चा किस पे कर रहा है, कंसाइनी, कंसाइनर के गुड्स पे कर रहा है। अब कंसाइनर के जितने गुड्स पे होने वाले जितने भी खर्चे हैं वो कंसाइनर बियर करेगा, चाहे पे ये करे चाहे पे ये करे। पे भले ही ये कर देगा अभी अभी के टाइम अनलोडिंग चार्जेस, पर ये किससे मांग लेगा, कंसाइनर से, राइट, ठीक है जी। इसके बाद और कौन सा खर्चा हो सकता है, इसके बाद भैया ये जो गुड्स है आप कहाँ रखवाओगे, गोडाउन, तो गोडाउन का रेंट भी तो देना पड़ेगा। अब गोडाउन में ये गुड्स रखवाए, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, गोडाउन में क्या कंसाइनर के ही गुड्स रखे हुए हैं क्या, नहीं, गोडाउन में कंसाइनर के भी रखे होंगे और कंसाइनी के खुद के भी तो रखे होंगे, उसकी खुद की भी तो दुकान है, उसके गुड्स भी तो रखे होंगे कंसाइनी। तो गोडाउन का रेंट को बाइफरकेट करो भाई। अगर गोडाउन में 1000 गुड्स की कैपेसिटी है, 500 मेरे रखे हुए हैं कंसाइनर ने, कंसाइन ने 500 अपने रखे हैं, तो गोडाउन रेंट का बर्डन मेरे पे पूरा नहीं पड़ेगा, जितने गुड्स मेरे रखे उतने गुड का रेंट मेरे पे पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर जो गोडाउन रेंट दे रखा होगा वो कंसाइनर के गुड्स पे होने वाला रेंट है, पहले से ही बाइफरकेट कर दे दिया जाएगा, हमें अलग से नहीं करना। बात समझ में आ गई, ठीक है, चलिए। गोडाउन का रेंट, अब गोडाउन रेंट को बाइफरकेट करके तो हमें दे रहा है, गोडाउन रेंट हमें अलग करके तो दे रहा है। क्वेश्चन के अंदर जब भी गोडाउन रेंट दिखेगा समझ लेना वो कंसाइनर के गुड्स पे लगने वाला गोडाउन रेंट है, जबकि ओवरऑल गोडाउन रेंट कुछ और रहा होगा, जिसमें कुछ गोडाउन रेंट कौन बियर करेगा, कंसाइनी अपने गुड्स के खुद बियर करेगा, राइट। चलिए इसके बाद क्या होगा, अब ये गुड्स गोडाउन से निकलकर शोरूम पे जाएंगे और शोरूम पे लगा दिए जाएंगे, वॉच मान लो तो वॉच लगा दी गई शोरूम पे। अब शोरूम के रेंट, ओवरऑल जो भी शोरूम है उसमें आधे गुड्स तो कंसाइनी की खुद के पर्सनल है और आधे कंसाइनर के रखे हुए एज अ डिस्प्ले में, जिससे लोग आगे खरीदेंगे। तो शोरूम का रेंट भी तो आधा होना चाहिए, राइट। तो शोरूम का रेंट भी यहां पर बनता है। अब ध्यान समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा, वो सारे खर्चे, तो ओवरऑल पूरा का पूरा खर्चा सिर्फ कंसाइनर के गुड्स पर किया जा रहा है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। बात ध्यान समझिए, वो सारा खर्चा जो कंसाइनर के गुड्स पर किया जा रहा है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अच्छा, कंसाइनर कंसाइनर अपने गुड्स पे सारा खर्चा कर रहा है, तो कंसाइनर के जितने खर्चे हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। कंसाइनर के जो भी खर्चे हैं वो क्या है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा होगा, सर यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस को आप उस तरीके से मत लीजिए जैसे कॉस्टिंग में लेते हैं, वो नहीं। कंसाइनमेंट चैप्टर में डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब अलग है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा होगा कंसाइनमेंट चैप्टर में जो कंसाइनर के गुड्स पे सारा का सारा खर्चा कंसाइनर के गुड्स पे लगा हो और कहीं पर उस खर्चे को नहीं लगाया हो, वो सारा का सारा पैसा कंसाइनर के गुड्स पे लगा हो। तो कंसाइनर ने जो भी अपना खर्चा किया है अपने गुड्स पे करा है,
तो कंसाइनर के जितने भी खर्चे हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं, वो इनडायरेक्ट कोई भी नहीं हो। पर कंसाइनी के कुछ खर्चे डायरेक्ट है और कुछ खर्चे इनडायरेक्ट है। अब मुझे बताओ, कंसाइनी ने क्लियरिंग चार्जेस पे करा, ये कंसाइनी पे करता है, ठीक है जी, कंसाइनी डिपो जाके क्लियर कराता है, कंसाइनी क्लियरिंग चार्जेस पे करता है। तो जो क्लियरिंग चार्जेस पे करा कंसाइनी ने, इसमें कुछ पार्ट अपने गुड्स पे करा या सारा का सारा उस पे कर दिया? सारा का सारा कंसाइनी गुड्स पे करा, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है सर। कंसाइनी ने जो अनलोडिंग चार्जेस दिए वो सारे के सारे अनलोडिंग चार्जेस कंसाइनर के गुड्स पे है या कुछ अपने में भी है? नहीं, ये अनलोडिंग चार्जेस सारा का सारा कंसाइनी का, वो सारे खर्चे, वो खर्चे जो सिर्फ कंसाइनर के गुड्स पे सारा का सारा लग रहा है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस ये कंसाइनी के पॉइंट से डायरेक्ट एक्सपेंस है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों कर रहा हूं, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं इतना डिटेल में कराता रही, ऐसे ही सेम मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूँ, बहुत डिटेल में, मतलब हर एक चीज को अच्छे से बताना पेड क्लास में होता है। पेड क्लास का जो बता रहा हूँ वही मैं फास्ट ट्रैक बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज अगर आप समझ गए तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी रिवीजन में, ठीक है जी, इसलिए ध्यान समझो। क्या ये खर्चा कंसाइनी के अपने गुड्स पे लगा? नहीं, सिर्फ और सारा का सारा कंसाइनी के गुड्स पे लगा, इसलिए डायरेक्ट हो गया। क्या ये खर्चा लोडिंग अपने गुड्स पे लगा? नहीं, सारा का सारा कंसाइनर के गुड्स पे लगा, इसलिए डायरेक्ट है। पर दोस्तों जो गोडाउन रेंट होता है और जो शोरूम रेंट होता है उसमें बाइफरकेशन करना पड़ता है। इसमें ये गोडाउन रेंट, ओवरऑल गोडाउन रेंट का कुछ खर्चा कंसाइनर का होगा, कंसाइनी के गुड्स पे लगा होगा, कुछ खर्चा कंसाइनी के भी लगा होगा, इसलिए ये इनडायरेक्ट है, इसको अब अलग अलग करना पड़ता है। डायरेक्ट क्या होता है? सारा खर्चा सिर्फ एक ही पे लग रहा है तो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या होता है? वो सारा खर्चा अलग अलग गुड्स पे लग रहा है, इसलिए उसको अलग अलग करना पड़ेगा, इसलिए इनडायरेक्ट है, ठीक है जी। तो शोरूम रेंट भी, ये गोडाउन रेंट और शोरूम रेंट दोनों कंसाइनर और कंसाइनी दोनों ही गुड्स पे लग रहा है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। भले ही गोडाउन रेंट हमें बाइफरकेट करके देगा क्वेश्चन में, भले ही शोरूम रेंट जो देगा वो कंसाइनर के गुड्स पे लगने वाला शोरूम रेंट देगा, बट क्योंकि शोरूम रेंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि ये एक गुड्स पे नहीं, ये अलग अलग गुड्स पे लगता है। सोहन के गुड्स पे अलग लगेगा और मोहन के कंसाइनर गुड्स पे अलग लगेगा। वो खर्चा जो ओवरऑल सारा का सारा सिर्फ एक ही कंसाइनर के गुड्स पे लगता है उसी को डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है इस चैप्टर के अंदर। बात समझ में आ गई? अब समझिएगा ये क्या है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। अगर ये चार्ट आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। दिमाग में बस एक ही चीज डालना, तो खर्चा मुझे दे रखा है, क्या ये खर्चा सारा का सारा कंसाइनर के गुड्स पे लगा है या इसमें कुछ पार्ट ऑफ खर्चा इस पे भी लग सकता है? तो मेरे दिमाग में वेट करेगा, नहीं ये तो सारा का सारा कंसाइनर के गुड्स पे लगा होगा, तो वो डायरेक्ट माना जाएगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंस, कंसाइनर के जितने भी खर्चे होंगे वो तो डायरेक्ट होंगे, वो तो इनडायरेक्ट बन ही नहीं सकते, क्योंकि कंसाइनर जो भी खर्चा करेगा अपने गुड्स पे करेगा। पर कंसाइनी के कुछ खर्चे डायरेक्ट और कुछ खर्चे इनडायरेक्ट होंगे। कंसाइनी अपने गुड्स पर भी खर्चा करता है, जैसे कि गोडाउन और शोरूम रेंट, तो ये दोनों इनडायरेक्ट बन जाते हैं और बाकी खर्चे डायरेक्ट होते हैं कंसाइनी के एंड पर। आइए सर, अब मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा था, मैं आपको आज बढ़ाने जा रहा हूं कि आप क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? कहता है जितना भी स्टॉक आपके पास बच गया है, वैल्यू ऑफ डैश आइटम, लेट सपोज आपके पास 100 यूनिट ऑफ स्टॉक बच गया, हर एक यूनिट 50 रुपए की है, तो 100 यूनिट हर एक यूनिट 50,000 के, तो 5,000 रुपए का हो जाएगा। अब वो स्टॉक जो कंसाइनी के पास रह गया है, वो स्टॉक जो कंसाइनी के पास रह गया है वो 100 यूनिट रह गया और एक यूनिट 50 रुपए की थी, ठीक है, एक यूनिट कितने की थी? 50 रुपए की थी। अब मैं कह दूं कि जो कंसाइनी के पास 100 यूनिट रह गई है, एक यूनिट 50 रुपए की, तो क्या वो 100 यूनिट को भेजने में कोई खर्चा नहीं हुआ? क्या उसको रिसीव करने पे कोई खर्चा नहीं हुआ? हुआ होगा। सिर्फ 100 यूनिट बनाने की कॉस्ट होना ऐड करोगे दोस्त। यहां पर हमने कहा भाई 100 यूनिट बच गया है, 50 रुपए का एक यूनिट की कॉस्ट थी, तो 5,000 रुपए हो गए। पर 100 यूनिट को कंसाइनी तक भेजने का भी तो खर्चा हुआ होगा, वो भी तो उसका कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। और 100 यूनिट को रिसीव करने का भी खर्चा हुआ होगा। भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप मुंबई में रहते हो, लेट्स सपोज मैंने यहां से 100 यूनिट आपको भेजी। अब 100 यूनिट जो मैंने आपको भेजी उसकी एक यूनिट की कॉस्ट थी 50 रुपए, तो आपके पास 100 यूनिट बच गया वो पूरा का पूरा। तो यही 100 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है, यस।
अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए ये कहूंगा कि 100 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं भाई, भेजने में भी तो खर्चा हुआ है और आपने उसको रिसीव करवाया तब भी तो खर्चा हो भाई। 100 यूनिट को लोडिंग का, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोल टैक्स, ये सब भेजना खर्चा हुआ मेरा। फिर आपका भी हुआ क्लियरिंग कराने का 100 यूनिट को, फिर उसको अनलोडिंग करने का खर्चा हुआ। तो ये सब भी तो खर्चे हैं जो इसी की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंस यहां पर जुड़ता है, इनडायरेक्ट नहीं जुड़ता, इसलिए वो समझा रहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क समझ लो। अब कंसाइनर के जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट है, और कंसाइनी के जितने भी खर्चे हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बटे हुए हैं। तो हमें डायरेक्ट अलग करने हैं और इनडायरेक्ट अलग करने हैं। खर्चे हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि 100 यूनिट पे सिर्फ कॉस्ट इंकर नहीं हुई, उसको भेजने में और रिसीव करने में खर्च भी हुआ था, तो वो भी उसी का पार्ट माना जाएगा। एक एसी में खरीद के लेकर आता हूं 30,000 रुपए का, और उसको लाने में मेरे घर पे 500 रुपए लग गए, तो मैं कहूंगा मेरे को एसी 30,000 का पड़ा? नहीं सर, 30,000 का क्यों पड़ा? 30,000 का तो एसी है, उसको लाने का खर्चा भी तो है 500 रुपए, 30,500 का एसी पड़ा है। वही बात मैं यहां पर भी कह रहा हूं कि 100 यूनिट कॉस्ट, 100 यूनिट आपका गुड्स बच गए हैं, तो 100 यूनिट को जो बच गए उसको क्या बनाने की कॉस्ट ही है? नहीं सर, उसको लाने की भी, उसको रिसीव करने की कॉस्ट भी उसमें जुड़ी जाएगी। इसलिए बोलते हैं स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन अलग से निकालो। तो हमने करना क्या है, जरा इस तरीके से समझिए कि हमने 500 यूनिट भेजी थी और 500 यूनिट भेजने में कंसाइनर का 5,000 का खर्चा हुआ। 500 यूनिट ओवरऑल भेजी, ठीक है, 5,000 का खर्चा हुआ। अब इसमें से 100 यूनिट बच गई। कितनी यूनिट बच गई? 100 यूनिट लेफ्ट होगी, स्टॉक बच गया क्लोजिंग स्टॉक। तो कैसे होगा? लिखोगे 100 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से 5,000 का खर्चा, ये तो होगी कॉस्ट कि 100 यूनिट 50 रुपए की थी, 1 यूनिट 50 की थी, तो 100 यूनिट कितने की हो गई। इसके बाद अब आप ऐड करोगे एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के जो खर्चे हुए हैं इस यूनिट को भेजने में। अब कंसाइनर ने 100 थोड़े भेजी थी, कंसाइनर ने 500 भेजी थी, तो हम क्या करेंगे, कंसाइनर का टोटल एक्सपेंस कहेंगे कि कंसाइनर के टोटल एक्सपेंस कितना है। हम कहेंगे जी 5,000 कंसाइनर का टोटल एक्सपेंस है, जबकि 5,000 पे जो खर्च हुआ 500 यूनिट को भेजने में हुआ है, तो हमारे पास तो 100 यूनिट का निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। कंसाइनर के सारे खर्चे जोड़े जाएंगे, क्यों? क्योंकि सारे डायरेक्ट होते हैं। अब कंसाइनी में आ जाओगे तो क्या लिखेंगे, प्रपोर्शनल, यहां स्टूडेंट ने गलती करी है, प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये देखो लिख दिया, नीचे लिख दिया उसने, कोई बात नहीं, नीचे लिख दिया, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के डायरेक्ट जोड़े जाएंगे। और क्या मैंने बताया ना आपको फर्क, इसलिए फर्क समझ में आया डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट का। तो कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस क्या थे? अब कंसाइनी के बताता हूं, देखो 500 यूनिट कंसाइनी रिसीव करी। अच्छा, ऐसा भी होता है कई बार क्वेश्चन में कि 500 यूनिट तो भेजी थी कंसाइनर ने, पर वो हमारे पास पहुंची 450, तो अब 450 पहुंची, तो सारे खर्चे कंसाइनी ने 450 पे, बाकी 50 क्या हो गई? बाकी 50 नॉर्मल लॉस हो गया, है ना? क्या हो गया? नॉर्मल लॉस हो गया। वो होना ही होना होता है, 500 भेजेंगे तो सारे, बर्फ भेजी 500 किलो, पहुंची कितनी? 450 किलो, पिघल गई नॉर्मली, हम रोक नहीं सकते उसको, राइट। तो देखिए जितनी पहुंचेगी कंसाइनी पर, उसके हिसाब से देखना। कंसाइनी के पास 450 पहुंची, उस 450 में कंसाइनी ने 4500 का खर्चा करा और 100 यूनिट बच गई, तो 100 यूनिट पर कितने का क्या करोगे? 4500 खर्चा हुआ 450 पे, तो एक पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट 100, निकल जाएगा, फिर जोड़ेंगे हम यहाँ पर, टोटल आ जाएगा स्टॉक। इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करी जाती है। इसके बाद अब दो तरीके के लॉस भी हमें गिवन होते हैं क्वेश्चन के अंदर। एक होता है जी एबनॉर्मल लॉस, एक होता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल जिनको हम रोक नहीं सकते, लेकर आता हूं 500 किलो, तो 500 किलो नहीं पहुंचेगी, पिघल जाएगी रास्ते में, 50 किलो पिघल गई, 50 किलो पिघल जाती है, तो ये नॉर्मल है, आप इसको रोक नहीं सकते। अब नॉर्मल क्या हो गया? आपने ट्रक गिरा दिया और सारी गिरारी बर्फ गिर के पिघल गई, ये अब नॉर्मल हो गया, जो आपका रेयर होता है, कभी कभी होता है, जबकि नॉर्मल ये हर सिचुएशन आपको होगा ही होगा अगर नॉर्मल लॉस होना है तो। इसकी भी कैलकुलेशन होती है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होती है? अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन आपको बताई तो मैंने क्या कहा कि कंसाइनर के खर्चे भी जोड़े जाएंगे और कंसाइनी के भी, क्योंकि कंसाइनर ने उसको भेजने में खर्च करा है और कंसाइनी ने उसको रिसीव करने में खर्च करा है। अब इधर लॉजिक समझना, इधर सिर्फ कंसाइनर के खर्चे जोड़े जाते हैं, कंसाइनी के नहीं। क्यों? क्योंकि जब यहां से मैं 500 किलो बर्फ भेजूंगा तो जो 50 किलो बर्फ रास्ते में खराब हो गई, पिघल गई, नॉर्मली अब नॉर्मल की वजह, जो भी जिसी वजह से पिघली वो क्वेश्चन में बताएगा, तो कंसाइनी पर कितने गुड्स पहुंचे? 450 किलो। तो कंसाइनी ने क्या उन नॉर्मल लॉस पर जो पिघल गई बर्फ रास्ते में, क्या उस पर कोई एक्सपेंस किया होगा? नहीं किया होगा। अरे कंसाइनी तो खर्चा तब करेगा ना उन गुड्स पर जो उसके पास पहुंचेगा, जितने गुड्स उसके पास पहुंचेंगे तभी तो करेगा। अब बीच में गुड्स नॉर्मल या अब नॉर्मल लॉस हो गए,
तो वो खर्चा तो उस पर खर्चा करने वाला तो सिर्फ कंसाइनर है, क्योंकि उसने पूरे 500 भेजे थे। अब रास्ते में 50 गायब हो गए, या चोरी हो गए, या फिर नॉर्मल हो गया, लॉस हो गया, कुछ भी हो सकता है। चोरी हो जाएगा, अब नॉर्मल है, पर अगर पिघल रहा है, बर्फ पिघल रही है, ये नॉर्मल हो गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूं बस आपको, चाहे नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल हो, वो रास्ते में होता है, और जब वो पहुंचेगा वहां तक तो वहां पर कंसाइनी के पास रिमेनिंग पहुंचेंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कंसाइनी जो खर्चा कर रहा है वो नॉर्मल लॉस वाले गुड्स पे कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल लॉस वाले गुड्स तो पहले ही खत्म हो गए थे पहुंचने से पहले। इसलिए जब हम एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर कंसाइनी वाले खर्चे नहीं जोड़ते। सिर्फ कौन से जोड़ते हैं? कंसाइनर के, क्योंकि कंसाइनर ने ही उन गुड्स पे खर्च किया होता है, क्योंकि वो तो इनिशियली सारा बेचता है पर पहुंचते कम है। तो कंसाइनी हमेशा कम वाले में जो पहुंचता है उस पर करता है, जो बीच में गायब होगा उस पर कंसाइनी खर्च नहीं करता, इसलिए उसका ऐड नहीं किया है। राइट, वही चीज है कि कितना आपका, मान लो आपका 50 यूनिट लॉस हुआ, हर एक यूनिट 50 रुपए की है, 2500 रुपए का आपको लॉस हो गया कॉस्ट का। अब कंसाइनी ने जो खर्चे भेजे थे, अब कंसाइनी खर्चे कैसे भाई, टोटल कंसाइनी ने खर्च करे थे 5500 यूनिट पर, मैंने अभी बताया था, तो 50 पे कितना, कहानी वही है कि टोटल पैसा खर्च कितना करा है कंसाइनी ने, कितनी यूनिट भेजी थी और कितनी अब नॉर्मल लॉस। और सेम सिचुएशन क्या है नॉर्मल की भी, सेम नॉर्मल भी है कि कितना नॉर्मल लॉस हुआ, कितनी यूनिट गई, कितने रुपए की कॉस्ट थी। राइट, फिर कंसाइनी के टोटल खर्चा कितना हुआ, कितनी यूनिट भेजी, 5000 खर्चा हुआ, 5000 यूनिट भेजी 500 यूनिट पे, देखो 500 यूनिट भेजी, नीचे आएगा 5000 खर्चा हुआ, 5000 डिवाइडेड बाई 500, तो एक यूनिट पे 10 रुपए का आ जाएगा। नॉर्मल लॉस कितना हुआ आपको वो से बताएगा, 40 यूनिट हो गया तो मल्टीप्लाई पे 40 कर देंगे, 400 रुपए का खर्चा और जोड़ा जाएगा, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मल, नॉर्मल और वर्किंग नोट का। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, रिवीजन में समझ में आया हम क्यों नहीं जोड़ते और यहां पर हम क्यों जोड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट नोट, कहता है व्हेन लॉस इन ट्रांजिट, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस अमाउंट इज गिवन इन अ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अंदर पहले से ही नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट गिवन होता है, तो ऐसे केस के अंदर आप डायरेक्ट भी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट निकाल सकते हैं। अभी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक, हमने क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला ऊपर पढ़ा, ठीक है सर, ये पढ़ा हमने। पर अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस का अमाउंट और नॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का, दोनों का अमाउंट गिवन है, नॉर्मल लॉस का भी और एबनॉर्मल का भी, तब आप ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में कुछ नहीं है, वही सारी चीजें हैं जो हमने ऊपर करी कि गुड्स को भेजने की कॉस्ट क्या थी, कंसाइनर के खर्चे और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस, यही तो मैंने भी ऐड करा था। गुड्स को भेजने की कॉस्ट, कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस। एबनॉर्मल लॉस वहां से हटा दो, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का बर्डन हम कस्टमर पे शिफ्ट नहीं करते, वो हमारा लॉस है। नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट होता है, कॉस्टिंग में पढ़ा होगा आपने। एबनॉर्मल लॉस का बर्डन हमारा पीएनएल अकाउंट में जाएगा। यहां से टोटल यूनिट कितनी कंसाइन करी थी 500, कितना नॉर्मल लॉस हुआ 40 और कितना एबनॉर्मल हुआ 50। तो करना क्या है, सारे खर्च, गुड्स भेजने की कॉस्ट, कंसाइनी के सारे खर्चे, कंसाइनर के, कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉस के खर्च, जो भी एबनॉर्मल लॉस हुआ यूनिट उसका जो अमाउंट है वो माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट जो भेजी, एबनॉर्मल लॉस कितनी है और नॉर्मल लॉस कितनी है उसको हटा दो, क्या आ गया वो पर यूनिट का कॉस्ट, और कितनी यूनिट अनसोल्ड है मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसको डिवाइड करने के बाद एंड में मल्टीप्लाई करना है अनसोल्ड यूनिट जो बच गई है, तो सीधे सीधा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का आपके पास ट्रीटमेंट, डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का। कौन कौन से खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाएंगे, ये वाले खर्चे मैंने वहां पर पढ़ा दिया आपको। अगर आप चाहते हो तो इसका आप एक बार ये उतारना चाहो तो उतार सकते हैं, जरूरी है दोस्त। चलिए ठीक है सर, ये सारी बातें हमने कर ली है। कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास के अंदर भी कि अगर हम अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में इनवॉइस प्राइस पे शो करते हैं तो वो इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट जुड़ा होता है, तो उस प्रॉफिट को हटाने के लिए हम अपोजिट साइड पे एंट्री पास करते हैं, जिससे हम कहते हैं कि प्रॉफिट जो जुड़ा होता है इनवॉइस प्राइस पे उसी प्रॉफिट को लोडिंग कहा जाता है। जो नेक्स्ट अगली, अगर डेबिट साइड में इनवॉइस प्राइस दिखा रखा है तो क्रेडिट साइड से लोडिंग हटाएंगे, अगर क्रेडिट साइड में दिखा रहा है तो डेबिट साइड से हटाएंगे, तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग होता है। देखिए यहां पर दो एंट्री आपको बता रखी है कि अगर आपको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है, कंसाइनर जब डेल क्रेडिटर कमीशन देगा
तो बैड डेब्ट का लॉस कौन बियर करेगा? कंसाइनी। और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जा रहा तो बैड डेब्ट का लॉस कौन बियर करता है? कंसाइनर। ये हमने डेल क्रेडिटर कमीशन के बारे में पढ़ा था, है ना? हमने पढ़ा था कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जा रहा है तो कंसाइनर अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा है तो जो कंसाइनी है अगर कहीं पर भी बैड डेब्ट होता है, उधार पे माल बेचता है और वो बैड डेब्ट हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर कंसाइनी बियर करेगा वो बैड डेब्ट का लॉस, क्योंकि हम उसको डेल क्रेडिटर कमीशन अलग से दे रहे हैं। और अगर नहीं देंगे तो उस लॉस का बियर कौन करेगा? कंसाइनर। तो इसी के बेस पर एंट्री है। इधर देखिए, कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री होगी? व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी इन क्रेडिट। पहले तो उधार पे माल बेचेंगे, है ना, और उसके बाद डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे तो क्या एंट्री होगी? देखिए, हम पहले एंट्री कर रहे हैं, डेल क्रेडिटर कमीशन अगर देंगे तो क्या एंट्री होगी, और दूसरा डेल क्रेडिटर कमीशन अगर नहीं देंगे तो तब क्या एंट्री होगी। पहले गुड्स बेचने की एंट्री करते हैं। तो कंसाइनर की बुक में क्या होगा? जब वो गुड्स बेचेगा तो ये जब गुड्स, आप कंसाइनी हो, मैं कंसाइनर हूं, मैं तो गुड्स बेचूंगा नहीं, गुड्स तो आप बेचोगे उधार पर। तो जब आप उधार पे बेचोगे तो आप क्या कहोगे? आपकी सेल हो गई। आप सेल नहीं दिखाओगे क्योंकि गुड्स आपके नहीं है दोस्त, गुड्स किसके हैं? मेरे हैं। गुड्स आपके नहीं है, इनकम आप नहीं दिखा सकते, इनकम मैं दिखाऊंगा, राइट, क्योंकि इनकम तो मेरी है ना, आप तो कमीशन बेस पे काम कर रहे हो। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जो भी सेल का पैसा आएगा वो कंसाइनर को दूंगा, यही कहोगे आप। तो कंसाइनर आप अपने लिए लायबिलिटी बनाओगे, और मैं क्या कहूंगा कि जो भी सेल आपने की होगी उससे पैसा मैं आपसे लूंगा। तो कंसाइनी क्या हो जाएगा? डेबिट। मैं आपको डेटर बनाऊंगा क्योंकि सेल का पैसा मुझे आपसे लेना है, आप मुझे अपनी लायबिलिटी बनाओगे क्योंकि आप सेल का पैसा मुझे दोगे। अब कंसाइनमेंट डेटर क्यों आया? बैंक क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने उधार पे माल बेचा है। तो यहां पर क्या होगा? कंसाइनमेंट डेटर होगा, जिस पर्सन को उधार पे माल बेचोगे उसको नाम आ जाएगा यहाँ पर कंसाइनमेंट डेटर। अब कंसाइनमेंट मिस्टर ए है, जो भी है उसका आ जाएगा कि कंसाइनमेंट डेटर मतलब आप उस डेटर से लोगे और उसका पैसा मुझे दोगे, ये कहोगे आप। और मैं क्या कहूंगा कि मुझे आपसे पैसा लेना है और वो मैं दिखा दूंगा अपनी कंसाइनमेंट अकाउंट के इनकम साइड में, क्योंकि वो मेरी सेल हो जाएगी। पहली एंट्री होगी, क्लियर। दूसरी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हूं ना मैं आपको डेल क्रेडिटर कमीशन, तो अब जो भी बैड डेब्ट होगा वो लॉस आपका होगा और मेरा नहीं होगा। तो अगर बैड डेब्ट हो जाता है तो मैं अपनी केस के अंदर कोई भी एंट्री पास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डेल क्रेडिटर कमीशन नीचे दे रहा हूं, ये देखो देने की एंट्री कर रहा हूं। पर अगर लॉस हो गया बैड डेब्ट का तो आप करोगे, आप क्या कहोगे कि भैया आपको लॉस हुआ तो आप बैड डेब्ट को डेबिट करोगे और यहां पर अपना कंसाइनमेंट को कम कर दोगे। कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। कंसाइनमेंट अकाउंट को कम करने का मतलब जो आपके डेटर है, बेसिकली ये कंसाइनमेंट डेटर जो है ये खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया इनसे पैसा नहीं आना, तो आप जो डेटर बना रखा है वो खत्म कर देंगे और बैड डेब्ट हम अपना लॉस मान लेंगे। कौन करोगा? आप करोगे एंट्री, क्योंकि आपको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जा रहा है, मैं बैड डेब्ट की लॉस की एंट्री नहीं करूंगा। और अब वो कह रहे हैं जी डेल क्रेडिटर कमीशन दो, तो देने की एंट्री क्या होगी कि कंसाइनमेंट खर्चा है मेरा, जो भी एक्सपेंस होगा कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। मैं डेल क्रेडिटर कमीशन आपको दूंगा तो मेरा खर्चा हो जाएगा, मैं कंसाइनमेंट के डेबिट साइड एक्सपेंस डेबिट साइड में दिखाऊंगा, और टू कंसाइनी आपको देना है तो मेरी लायबिलिटी है, मैं कमीशन आपको दूंगा तो मेरी लायबिलिटी। आप क्या कहोगे? आप कमीशन मेरे से लोगे तो मुझे डेटर बनाओगे और कमीशन अपनी इनकम मानोगे। तो कमीशन आपने इनकम मानी क्योंकि कमीशन है, वो कमीशन अभी मिली नहीं है ना, मेरे से लोगे तो तब तक आपने मुझे डेटर बना लिया, मैंने आपको लायबिलिटी बना ली क्योंकि मैं दूंगा और खर्चा मेरा है, खर्चा मेरा इनकम आपकी। अभी दिया नहीं है तो मैंने अपनी लायबिलिटी बना ली, आपको मिला नहीं, आपने मुझे एसेट बना लिया, राइट। अब डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देंगे तो पहली एंट्री तो सेम है सेल की। अब दूसरी एंट्री में चेंज आएगा, और चेंज ये आएगा कि आप तो करोगे नो एंट्री, क्योंकि मैंने आपको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया, तो आपकी तो कोई लॉस हुआ नहीं। अब जो भी लॉस होगा वो मैं बेयर करूंगा। तो लॉस कैसे बेयर करूंगा? तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दूंगा और मैं कहूंगा उतना पैसा आप कम देना मुझे सेल का, क्योंकि कंसाइनी को क्या बनाया था मैंने? डेटर। सुनो उधर, आपने 1 लाख का माल बेचा, उसमें मैंने आपको डेटर बना ली कि आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे, राइट। मैंने आपको डेटर बनाया कि आपसे मुझे 1 लाख रुपए लेना है सेल के, पर उसमें से 80 आए 20 नहीं आए, तो 20 को कम करा मैंने कि जो 20 नहीं आया वो मेरा लॉस है, क्योंकि मैं आपको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहा, तो बैड डेब्ट का लॉस मेरा होगा और वो लॉस मैंने डेबिट साइड में डाल दिया पीएनएल अकाउंट अपने कंसाइनमेंट अकाउंट के। तो बैड डेब्ट अगर होगा तो मैं अपने कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में डालूंगा, और जो टोटल पैसा लेना था आपसे उसमें से जो नहीं आएगा बैड डेब्ट की वजह से वो आपको कैंसिल कर दूंगा और बाकी पैसा आपसे ले लूंगा। 1 लाख लेना है, 20,000 कैंसिल करा, 80,000 लूंगा, राइट, क्लियर हुआ। और आप कोई एंट्री पास नहीं करोगे। हाँ, पर आप डेटर की एंट्री खत्म करने की करोगे। आप कहोगे देखो डेटर अकाउंट क्या होगा? डेटर अकाउंट जो आपने बनाया था ना, ये देखो, जब उधार पे माल बेचा था तो आपने क्या करा? कंसाइनमेंट डेटर को एसेट करा था, अब ये पैसा नहीं दे रहा तो आप एसेट तो खत्म करोगे पर अपना लॉस नहीं मानोगे, लॉस इसका होगा। तो आप कहोगे भाई कंसाइनर बियर करेगा ये लॉस को, तो कंसाइनर के उसमें डाल देंगे, राइट। आप अब भी एंट्री पास करोगे बैड डेब्ट में, और बैड डेब्ट में एंट्री ये होगी कि आपने जो ऊपर डेटर बनाए थे उस डेटर को कैंसिल कर देना। कैंसिल हो गए
अब पहले मैं क्या करता था, लॉस मेरा था तो यहाँ बैड डेब्ट दिखा देता क्योंकि लॉस मेरा है, कंसाइनी का है। आप कंसाइनी अपने लॉस नहीं मानेगा तो क्या करेगा, कंसाइनर के पॉइंट हैंड पे डालेगा वो लॉस को, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट कर देगा। और डेल कटर कमीशन देने की एंट्री तो वही है। एक चीज होती है, अब एक चीज सुनिए क्या होगा। अब मान लीजिए एक एक एंट्री ये समझ लीजिए, बहुत अच्छी एंट्री है, लास्ट से खत्म होगा जी कंसाइनर के सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जो भी कॉन्सेप्ट जैसे कोई छोटा मोटा रह गया पार्ट वो हम क्वेश्चन में ही सीख लेंगे। ये लास्ट एंट्री को ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई मेरे को आपको 1 लाख रुपए का कमीशन देना है, राइट। उसमें डेल क्रेडिटर कमीशन भी जुड़ा हुआ है, सिंपल कमीशन भी जुड़ा हुआ है और ओवरराइडिंग कमीशन भी जुड़ा हुआ है, और सारे कमीशन जोड़ने के बाद मेरे ऊपर लायबिलिटी बनती है, मैं कंसाइनर हूं और आप कंसाइनी हो, तो मुझे आपको 1 लाख रुपए देने हैं। अब ठीक है, अब मैं आपको डेल क्रेडिटर कमीशन भी दे रहा हूं, और उस डेल क्रेडिटर कमीशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर कोई बैड डेब्ट हो जाएगा वो लॉस आप बियर करोगे। अब ध्यान सुनिएगा, अब हो गया बैड डेब्ट, 20,000 का बैड डेब्ट हो गया तो कौन बियर करेगा, आप बियर करो। 20,000 का बैड डेब्ट हो गया, कौन बियर करेगा, आप बियर करोगे। अब आपको ओवरऑल लॉस कितना हुआ या आपको नेट इनकम कितनी हुई, तो नेट लॉस और नेट इनकम निकालेगा कंसाइनी अपनी हैंड पर। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। कंसाइनी कहेगा कि मुझे 1 लाख का कमीशन आना है, जिसमें से बैड डेब्ट का लॉस मैं बियर करूंगा, तो 20,000 का लॉस मैंने अब यहां से हटा दिया, जो मुझे बियर करना पड़ेगा, जो कंसाइनर को देना पड़ेगा ना, क्योंकि सेल उधार पे करी, उस डेटर ने पैसा नहीं दिया, बैड डेब्ट हो गया। अब उसका पैसा किसको देना पड़ेगा, मुझे, यही तो होता है लॉस। तो मेरे को कंसाइनर को 20,000 देना पड़ेगा, तो कंसाइनी से मुझे 1 लेने हैं कमीशन के नाम से और 20,000 बैड डेब्ट के नाम पर देने होंगे। ठीक है, क्योंकि वो लॉस मैं बियर करूंगा। तो नेट इनकम मेरी कितनी हो गई, 80,000 रुपए। तो कहता है जो नेट इनकम निकालनी है वो ऐसे तरीके से निकालनी है कि जो आपको टोटल कमीशन मिल रहा है उसमें से बैड डेब्ट आपको हटाना पड़ेगा। तो जो बैड डेब्ट होता है ना, जो बैड डेब्ट होता है ना, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट गिवन टू द कंसाइनी, तो कंसाइनी को जब डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिलता तो बैड डेब्ट का लॉस उसका होता है। तो वो बैड डेब्ट का लॉस कैसे रिकवर होगा, कंसाइनी अपने कमीशन से रिकवर करेगा। 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का एमसीक्यू पूछ लेता है ये, कि अगर बैड डेब्ट होता है और वो कंसाइनी का बैड डेब्ट है, तो बैड डेब्ट जो कंसाइनी का लॉस हुआ, वो लॉस बैड डेब्ट वाला कैसे रिकवर करेगा, कंसाइनी वो जो कमीशन उसको मिलेगा उससे रिकवर करेगा। तो कमीशन उसकी इनकम है तो इनकम हो जाएगी कम, और बैड डेब्ट उसका लॉस था, लॉस को कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट का क्रेडिट, लॉस डेबिट साइड में हो रखा होगा, कैंसिल करूंगा क्रेडिट, क्योंकि रिकवर कर रहा हूं। तो जो बैड डेब्ट है वो मैंने क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि ये लॉस है, इसको आप खत्म कर रहे हैं, तो खत्म करने के लिए क्रेडिट करा। और कमीशन मेरी इनकम था, अब वो लॉस जो है मैं अपनी इनकम से सेटअप कर रहा हूं, तो इनकम मेरी कम हो जाएगी, इसलिए कमीशन को डेबिट करा। तो कमीशन मेरे 20,000 से कम हो गए, 20,000 का डेबिट था वो कम हुआ, 20,000 से कमीशन कम हो गया। अब कमीशन मुझे कितना मिलेगा, नेट 80,000, राइट। तो ये हमारा है बैड डेब्ट की एंट्री। तो ओवरऑल यहां पर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो एक बार रिवाइज कर लिए हैं सारे के सारे। अब जो रह जाएंगे वो बड़े बड़े क्वेश्चन मैं कराऊंगा, छोटे नहीं कराऊंगा दोस्त, छोटे का कोई फायदा भी नहीं है, मजा भी नहीं आता। कंसाइनमेंट चैप्टर आप अनेकों बार पढ़ चुके हैं। देखिए मैं जर्नल सेंस में बात कर रहा हूं, मैं हर एक स्टूडेंट के ऊपर नहीं कहूंगा कि अच्छा ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है तो ना तो फाउंडेशन में पढ़ा, ना बीकॉम में ढंग से पढ़ा, तो डायरेक्ट एंट्री से यहाँ पढ़ने आ गया और उसने क्लास भी नहीं ली, वो एक एक्सेप्शन हो गया ना। फिर अब इतनी उम्मीद तो मैं भी लगा सकता हूँ कि यार एक स्टूडेंट अगर फास्ट ट्रैक बैच देख रहा है तो यार एटलीस्ट को मतलब समझ में आता है कि फास्ट ट्रैक का मतलब होता है हमने पहले से पढ़ा हुआ है, हम बस रिवीजन करने आए हैं यहाँ पर, यही तो मतलब हुआ। तो मैं उस बेसिस पर तो कराऊंगा। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट कहते हैं, एक स्टूडेंट ने नीचे कमेंट भी करा था कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी, तो हमें आप ऐसा समझ के मत पढ़ाओ। तो भाई फास्ट ट्रैक का मतलब ही यही है कि हम ये समझ कर पढ़ाएंगे कि आपने पहले ही चैप्टर पढ़े हुए हैं, बस आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करना है। हो सकता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब मैंने फास्ट ट्रैक में पढ़ाया था वहां पर मैंने डीपली तो पढ़ाया ही नहीं कुछ भी, वहां तो मैंने भगा भगा के पढ़ा है। जब भी नीचे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इन डेप्थ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने यही वीडियो में देखा है, उससे पहले हमने इन डेप्थ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा ही नहीं। क्लास नंबर 8 है वो, आप नीचे कमेंट पढ़ सकते हैं इसी की प्लेलिस्ट की। यहाँ पर स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर इन डेप्थ है, जबकि मैंने इन डेप्थ तो पढ़ाया ही नहीं, मैंने तो वहां पर बस भगा भगा के पढ़ा है। इसका मतलब आपने, मैंने जो पढ़ाया है वो आपने कहीं और पढ़ा ही नहीं, ना तो अपनी फर्दर पेड क्लास के अंदर। तो फास्ट ट्रैक का एक ये बेनिफिट भी है कि हो सकता है कोई चीजें आपने, क्योंकि सभी टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है ना, कोई किस तरीके से चीजों को जीरो से बड़े लेवल तक ले जाता है, कोई किस तरीके से ले जाता है, तो मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट था। तो स्टूडेंट को लगा कि यार अरे ये तो बड़ा अलग तरीके से हमने पढ़ा, हमने चीजें अलग अलग समझी इसके अंदर। तो फास्ट ट्रैक का ये भी बेनिफिट हो जाता है कि कहीं चीज हमने, कोई चीज रह गई होती है कहीं और इंस्टीट्यूट में अदर टीचर से, और कहीं चीज हमने नहीं पढ़ी होती, तो वो चीज यहाँ पर कवर हो जाती है। जैसे रेक्टिफिकेशन में होगा, कहीं चीज आपने डेप्रिसिएशन में भी देखी होगी, एक अलग डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग, तो वो चीज होती है। फास्ट ट्रैक का बेसिक मतलब यही है कि आपने चैप्टर पहले पढ़ा होना चाहिए,
आपने इसकी प्रैक्टिस भी करी हो, अब भूल गए हो, अब आप दोबारा से रिटेन करना चाहते हो वो चैप्टर, तो ये फास्ट ट्रैक काम आता है। ठीक है, इसको आप फुल फ्लैश तरीके से लेंगे तो फिर आपको आधी अधूरी नॉलेज ही मिलेगी, इसमें कोई मैं पूरी थोड़ा डिटेल दे रहा हूं। ये आप यकीन नहीं मानेंगे, यहां तक पहुंचने में मुझे 15 क्लास लगी थी। मैं कैसे 2 क्लास में करवा दूंगा? जो चीज 15 क्लास में हो रही है दोस्तों, वो कैसे 2 क्लास में हो जाएगी? आप भी सोचिए। टोटल क्लास, ओवरऑल जो क्लास लगी है 15 क्लास के अंदर, बीच में 2-3 क्वेश्चन भी कराए थे मैंने, तो आप कॉन्सेप्ट की लोगे तो नेट क्लास 10 क्लास लगी थी कॉन्सेप्ट की, जो मैंने आज इस 2 क्लास के अंदर आपको समझाया। वो भी 1-1 घंटे की पूरी नहीं है, 30 मिनट 45 मिनट इतनी की है बस। तो आप खुद ही समझिए कि जो चीज 10 क्लास में कराई है, 10 घंटे में कराया, वो तो 2 घंटे में नहीं हो सकता है, 2 घंटे में 1.5 घंटे में नहीं हो सकता है ना। तो वो कैसे हुआ है? वो तो बस रिवीजन है। अब जिस स्टूडेंट ने मेरे से क्लास देखी उसको पता है कि यार ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से रिटेन हो गया। तो वही चीज होती है कि आप जब पहले से पढ़कर आते हो तो ही फास्ट ट्रैक का बेनिफिशियल आपको मिलता है। आप इसको अगर एज अ रेगुलर देखेंगे तो फिर आपको कभी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, उनको बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने कभी ना कभी कंसाइनमेंट पढ़ा हो, उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। उसने आज नहीं पढ़ा तो बीकॉम में पढ़ाओ, फाउंडेशन पढ़ाओ, इंटर वाला नहीं पढ़ा तो फाउंडेशन बीकॉम में पढ़ाओ, तो उसको भी बेनिफिट हो जाएगा, उसको भी रिटेन हो जाएगी चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगी चीजें, राइट। अदरवाइज तो नया चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा फास्ट ट्रैक से। आपको अभी तक सारे चैप्टर इसलिए समझ में आ रहे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पहले भी पढ़ा होगा। मेरी बात को ध्यान समझेगा, यही हुआ ना, पहले ना कहीं पढ़ा ये चीजें, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, बिल ऑफ एक्सचेंज, आपके पास फाइनल अकाउंट, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये कहीं ना कहीं पहले ही पढ़े हुए, कंसाइनमेंट चैप्टर पहले ही पढ़ा हुआ है, तो आपको ये चीजें रिलेट होंगी। अब जब नई चैप्टर आएंगे जैसे लीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो तभी समझ में आएगा जब आपने पहले पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो नहीं आएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे दोस्त क्वेश्चन, और क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे लूंगा जो वाकई में मुश्किल है, एक स्टूडेंट एज अ सेल्फ स्टडी करेगा तो नहीं कर पाएगा, तो वो क्वेश्चन लूंगा मुश्किल वाले, और फर्दर फिर हम इसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जॉइंट वेंचर। तो इसके बाद जॉइंट वेंचर हमारा स्टार्ट होना है, उसमें भी यही है, एक उसमें भी मैंने ऐसे ही करा है, एक एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक अलग अलग के, तीनों क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।